हेलो। देखिए, आज हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में, बहुपद के बारे में। तो बहुपद को समझने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो चर से स्टार्ट करते हैं। चर क्या होते हैं? देखिए, चर का मान निश्चित नहीं होता है, यानी कि वे राशि जिनका वैल्यू निश्चित नहीं होता है। इसको कैसे समझेंगे? एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सपोज हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक्स प्लस 7 इक्वल टू 9। तो यहाँ से जो x का वैल्यू आ रहा है वो 2 है। फिर इसी प्रकार इक्वेशन लें, अगर x प्लस 3 इक्वल टू 6, देन x का जो वैल्यू आ रहा है वो 3 आ रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दो अलग अलग इक्वेशंस में अलग अलग x का वैल्यू आ रहा है, यानी कि x का वैल्यू स्थिर नहीं है, निश्चित नहीं है। सिचुएशन के अनुसार x का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो x के इसी गुण के कारण इसे चर बोला जाता है, वेरिएबल बोला जाता है, यानी कि जिनका मान बदलता रहता है अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग सिचुएशंस में, उन्हें चर बोला जाता है। तो x चर है, तो चर का मान निश्चित नहीं होता है, चर का मान बदलता है। अब हम अचर की बात करेंगे। वैसे चर बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, चर के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। सपोज अगर हम लोग बात करें 3 प्लस जेड प्लस 2, तो जेड का जो वैल्यू आएगा वहाँ समथिंग -1 आएगा। लेकिन फिर अगर बात करें 4 प्लस जेड प्लस 1, देन जेड का जो वैल्यू आएगा वो -3 आएगा। तो जेड का वैल्यू वेरी करता है, यानी कि यहाँ जेड का वैल्यू कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। तो इसी कारण इसे चर बोला जाता है। अलग अलग सिचुएशन में जेड का वैल्यू अलग अलग होगा, जेड का बहुत सारे वैल्यू होगा, कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो चर क्या होते हैं? चर का मान बदलता है, यानी कि चर का मान निश्चित नहीं होता है। तो इसे जो नॉर्मली इसे अलजेब्रा के सॉरी अल्फ़ाबेट के अक्षरों से डिनोट किया जाता है, जैसे एक्स है, वाई है, ये है, बी है, सारे चर को डिनोट करने के लिए उपयोग होता है। अब हम लोग अचर की बात करेंगे। कांस्टेंट क्या होते हैं? देखिए, एक अचर क्या होते हैं? अचर एक निश्चित मान होता है। इसको कैसे समझेंगे? सपोज इक्वेशन x प्लस 7 इक्वल टू 9 की बात करें, तो यहाँ से जो x का वैल्यू आ रहा है वो 2 आ रहा है। लेकिन इस 7 और इस 9 की बात करें तो क्या इन दोनों की वैल्यूज में कोई चेंज हो रहा है? जी बिल्कुल नहीं। यानी कि इन 7 एंड 9 का वैल्यू किसी भी कंडीशन में नहीं चेंज हो रहा है, किसी भी प्रकार का सिचुएशन में चेंज नहीं हो रहा है। तो इन्हीं 7 और 9 को हम अचर बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे, क्योंकि इनका वैल्यू चेंज नहीं होता है, इनका मान निश्चित है। इनका जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा तो 7 ही होगा। 9 का वैल्यू ऐसा नहीं कि 10 हो जाएगा, 9 का वैल्यू जब भी रहेगा तो 9 ही रहेगा। तो यहाँ से अचर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बीजीय व्यंजक, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की बात करते हैं। इसमें क्या होता है? देखिए, हम चरों और अचरों को संयोजित करके, संयोजित का मतलब है कि प्लस माइनस गुना भागा कुछ भी करते हैं, कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और करके और बीजीय व्यंजक को बनाते हैं। हम चर और अचर को संयोजित करते हैं। तो एक चर का एग्जांपल सपोज एक्स ही लें और एक अचर का एग्जांपल सपोज 9 लें। अगर हम इसको कुछ एक्सप्रेशन बनाते हैं, सपोज एक्स प्लस 9 बनाते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन लगा हुआ है और ये एक चर है और 9 एक अचर है। तो ये जो एक्सप्रेशन x प्लस 9 जो बन रहा है वो बीजीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें चर और अचर दोनों का कॉम्बिनेशन है और यहाँ प्लस का साइन है, तो इसे एक बीजीय व्यंजक बोलेंगे। बीजीय व्यंजक के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। सपोज अगर हम x³ प्लस 3 बराबर 9, ये सारे बीजीय व्यंजक हैं। एक तो इक्वेशन हो गया, लेकिन बीजीय व्यंजक भी हैं। तो जहाँ चर एंड अचर का कॉम्बिनेशन है वे बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये स्क्वायर प्लस 5, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। 3 ये -2, कोई भी ऑपरेशन में फर्क नहीं पड़ता, यहाँ नेगेटिव्स का ऑपरेशन हो रहा है, माइनस का ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन बीजीय व्यंजक है क्योंकि यहाँ चर एंड अचर दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब हम बात करेंगे व्यंजक पदों से मिलकर बनते हैं। व्यंजक जो होते हैं, बीजीय व्यंजक जो होते हैं वो पदों से मिलकर बनते हैं। इसको कैसे समझेंगे? देखिए,
यहाँ पे 4xy एंड 7 अलग अलग पद है और इन पदों को किसी तरह का ऑपरेशन अप्लाई करके बीजे व्यंजक बनाया गया है, एक्सप्रेशन बनाया गया है। देखिए 4xy को ऐड करके 7 में एक बीजीय व्यंजक बनाया गया। इसी प्रकार 4xy को -7 करके एक बीजीय व्यंजक बनाया गया। हम मल्टीप्लिकेशन करके बीजीय व्यंजक बनाया गया। तो ये जो 4xy एंड 7 जो है सो ये पद कहलाते हैं, पद कहलाते हैं, टर्म्स कहलाते हैं। और 7 भी यहाँ एक अलग पद है। अगर इस इक्वेशन की, अगर इस व्यंजक की बात की जाए तो इसमें क्या हो रहा है कि 4xy प्लस 7 यहाँ -7, तो जो उसका अंतिम रिजल्ट आ रहा है सो ये आ रहा है। तो यहाँ 4xy अलग पद है और -7 भी अलग पद है, क्योंकि जब भी हम अलग पद की बात करेंगे तो नेगेटिव साइन के साथ बात करेंगे, क्योंकि यहाँ का जो ऑपरेशन है सो प्लस का है और नेगेटिव साइन 7 के साथ है। तो जब भी हम काउंट करेंगे तब -7 के साथ काउंट करेंगे इस पद को। तो यहाँ दो अलग अलग पद हैं 4xy और -7। तो इसका मतलब है कि यहाँ ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है 4xy -7 वो दो अलग अलग पदों से मिलकर बन रहा है। तो इस सेंटेंस का सीधा मतलब है कि जो व्यंजक होते हैं, किसी भी प्रकार का जो व्यंजक है, सपोज ये व्यंजक है, ये व्यंजक है, यहाँ इन दोनों पदों से मिलकर बना हुआ है। तो व्यंजक जो होते हैं सो पदों से मिलकर बनते हैं, यानी टर्म्स से मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक जो पद होता है, पद जो होता है, टर्म्स जो होता है, गुणनखंडों का एक गुणनफल होता है। इसको कैसे समझेंगे? सपोज देखिए क्या है, यहाँ 4xy + 7 एक व्यंजक है। यहाँ 4xy गुणनखंडों xy एंड 4 का गुणनफल, इसको कैसे समझेंगे? देखिए यहाँ दो पद हैं, एक 4xy है, एक 7 है, अलग अलग पद हैं। इस 4xy की बात करें तो क्या है, इसको अगर हम गुणनखंड करें तो 4 × x × y हो जाएगा। यहाँ क्या देख रहे हैं, ये तीन गुणनखंडों का एक 4xy प्रोडक्ट है, इन तीनों का गुणनफल है। तो ये जो सेंटेंस कर रहा है कि जो पद होता है, किसी भी प्रकार का पद, जैसे 4xy एक पद है, तो गुणनखंडों यानी कि 4x एंड y जो गुणनखंड है, इन तीनों का एक गुणनफल होता है। इस सेंटेंस का यही मतलब है कि 4xy का एक गुणनफल क्या है, ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4xy प्राप्त होगा, जो एक पद है। तो इस सेंटेंस क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, चर वाले गुणनखंड बीजीय गुणनखंड कहलाते हैं। अगर 4xy की बात की जाए, 4xy की बात की जाए तो इसको अगर गुणनखंड करें तो 4 × x × y प्राप्त होता है। तो यहाँ जो x एंड y हैं सो चर है, क्योंकि इनका वैल्यू निश्चित नहीं होता है, चेंज होते रहता है, इनका मान बदलते रहता है। तो ये जो गुणनखंड है x एंड y जो गुणनखंड हैं वो बीजीय व्यंजक के गुणनखंड कहलाते हैं, अलजेब्राइक फैक्टर कहलाते हैं। तो x एंड y क्या है, बीजीय गुणनखंड है। इस टर्म्स पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ x एंड y बीजीय गुणनखंड है, 4 बीजीय गुणनखंड नहीं है। नेक्स्ट बात करें हम लोग, एक पद का गुणनखंड। एक पद का गुणनखंड क्या होता है? देखिए यहाँ व्यंजक क्या है, 4x² - 3xy। तो हो क्या रहा है, यहाँ 4x² एक अलग पद है और -3xy भी अलग पद है, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन बीच में छुपा हुआ है। तो 4x² को अलग से अगर फैक्टराइजेशन करें, गुणनखंड करें, तो 4 × x × x करेंगे। इसी प्रकार -3xy को अगर फैक्टर करें तो -3x एंड y करेंगे। तो ये इसका गुणनखंड है, ये इसका गुणनखंड है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, देखिए गुणांक क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है। किसी पद के संख्यात्मक गुणनखंड को पद का संख्यात्मक गुणांक, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या केवल गुणांक कहते हैं। कैसे समझेंगे? अगर 4xy की बात की जाए तो क्या हो रहा है, यहाँ पे इनका जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा, फोर एक्स वाई की बात की जाए तो क्या हो रहा है, यहाँ 4 × x × y है, इस तरह का गुणनखंड हो रहा है। तो यहाँ जो 4 जो है
संख्यात्मक जो गुणनखंड है ये 4 एक संख्या है, तो इसी को हम इस 4xy का कोफिशिएंट बोलेंगे, गुणांक बोलेंगे, क्योंकि एक संख्यात्मक गुणनखंड है। तो इस 4xy का 4 एक गुणांक है, तो फिर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। सपोज अगर हम 3ab + 10 की बात करें, तो यहाँ पे 3 जो है एंड 10 जो है सो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, क्योंकि एक नंबर्स है। तो नंबर्स जो होते हैं वो किसी भी पद का कोफिशिएंट होते हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें समान और असमान पद की बात करेंगे। देखिए हो क्या रहा है, जब पदों का बीजीय गुणनखंड एक जैसे ही हो तो ये पद समान पद कहलाते हैं। बीजीय गुणनखंड पिछले कॉन्सेप्ट में हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि जहाँ चरों का गुणनखंड होता है वो भी बीजीय गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे 4xy की बात की जाए तो इनका जो xy जो गुणनखंड होगा, x × y जो होगा वो बीजीय गुणनखंड कहलाएगा, क्योंकि यहाँ चरों का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ इस एग्जाम्पल में क्या देख रहे हैं कि यहाँ सब में चरों का गुणनखंड जो है सो xy है, तीनों में xy है। तो ये एक समान पद कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ जो बीजीय गुणनखंड है सो एक जैसे हैं। ये बीजीय गुणनखंड जो है सो एक जैसे हैं, इसलिए इन्हें समान पद कहलाएंगे। लेकिन जब पदों के बीजीय गुणनखंड भिन्न भिन्न हो तो इसे असमान पद कहलाते हैं। यहाँ बीजीय गुणनखंड जो है चर का जो प्रोडक्ट है सो xy है, कहीं x है कहीं y है, इसलिए ये असमान पद कहलाएंगे। नेक्स्ट बात करें हम लोग, हाँ अब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक पदी, द्विपद, त्रिपद और बहुपद की बात करेंगे। एक पदी क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, एक बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी कहलाता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक पद का मतलब है अगर 4xy की बात की जाए और 7 की बात की जाए तो यहाँ दो पद हैं, ये 7 भी अलग पद है, 4xy भी अलग पद है। लेकिन जहाँ कंडीशन क्या है कि एक पद होना चाहिए, यानी कि अगर सिर्फ 4xy की अगर रहे, 7 को हटा दिया जाए, 4xy अगर रहे तो एक पदी का एग्जाम्पल हो गया। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। देखिए क्या है, 7xy - m सारे एक पदी है। लेकिन अगर हम बात करें 2x + x, तो यहाँ क्या दो पद है? जी बिल्कुल नहीं। यहाँ जो बीजीय गुणनखंड जो है सो दोनों का सेम है, इसलिए कि इसका जो अंतिम रिजल्ट आएगा सो 3x आएगा, इसलिए ये एक पद हो गया, एक पदी हो गया। इसी प्रकार 2x + x भी एक मोनोमियल है, एक पदी है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग द्विपद की, द्विपद में क्या होता है कि जिसमें केवल दो पद हों और वे असमान पद हों। असमान पद करने का मतलब जो बीजीय गुणनखंड होगा वो अलग अलग होगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में x + y है, इसमें बीजीय गुणनखंड अलग अलग है। इसी प्रकार m - y अलग गुणनखंड है, mn + 4n अलग अलग गुणनखंड है, तो असमान पद है। लेकिन अगर हम बात करें द्विपद की बात करें, अगर हम 4x + 3x की बात करें, क्या ये द्विपद है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो बीजीय गुणनखंड हैं सो एक जैसे हैं, अलग अलग नहीं हैं, जिनका रिजल्ट 7x आएगा, इसलिए ये द्विपद नहीं होंगे। त्रिपद क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है? एक व्यंजक जिसमें 3 असमान पद हों और एक त्रिपद कहलाता है। असमान पद पर ज़्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि इन्हीं पे कॉन्सेप्ट पे ये त्रिपद, ट्राइनोमियल और बाइनोमियल बन रहा है। असमान पद क्या होते हैं, जिनके चर जो होते हैं, वेरिएबल्स जो होते हैं अलग अलग होने चाहिए। अगर सेम है तो फिर जुड़ जाएंगे, या तो फिर जो भी ऑपरेशन अप्लाई होगा उसके अनुसार वो चेंज हो जाएंगे, इसलिए यहाँ से असमान पद को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है। इस एग्जाम्पल में समझिए यहाँ क्या हो रहा है कि x + y + 7, यहाँ x एंड y अलग अलग चर हैं, ab + a + b अलग अलग चर हैं। इस प्रकार mn + 10 ये सारे अलग अलग चर हैं, इसलिए त्रिपद हैं। लेकिन अगर हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल पर बात करें, यहाँ क्या है, ए बी भी अलग पद है, ए भी अलग पद है, बी भी अलग पद है, 5 भी अलग पद है, तो क्या ये त्रिपद है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ 4 पद है। इस एग्जाम्पल में ए बी अलग 1 है, 2, 3, 4 पद हैं, इसलिए ये त्रिपद नहीं कहलाएंगे, क्योंकि पदों की संख्या 4 है।
यहाँ पदों की संख्या 3 का कंडीशन है तब त्रिपद है, यहाँ 2 का कंडीशन है तब द्विपद है, और यहाँ एक पद की बात हो रही है। तो डिपेंड कर रहा है पदों की संख्या पर। इसी प्रकार इसमें क्या है कि x + y + 5x, इसमें क्या हो रहा है कि जो x एंड 5x का जो ये कॉम्बिनेशन है, इसमें क्या है कि ये समान पद है, क्योंकि इनके बीजीय गुणनखंड बोल सकते हैं। तो फिर जो चर जो है वो सेम है, यहाँ x सेम है, यहाँ 5x में x सेम है, इसलिए ये त्रिपद नहीं कहलाएंगे। ये इनका जो अंतिम रिजल्ट होगा सो 6x + y हो जाएगा, जो द्विपद है। नेक्स्ट अगर हम लोग बहुपद की बात करें, जो काफ़ी चर्चा में होता है, इसमें क्या होता है कि एक या अधिक पदों वाला व्यंजक जो होता है एक बहुपद कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। इस प्रकार जितने सारे एक पदी, द्विपदी, त्रिपद भी है वो सारे बहुपद के अंतर्गत आते हैं। इसमें एक कंडीशन होता है, पदों के गुणांक जो होने चाहिए, कोएफिशिएंट जो होना चाहिए शून्येतर होना चाहिए, यानी कि नॉन जीरो होने चाहिए। शून्येतर का मतलब है कि जीरो नहीं होनी चाहिए। और चरों की घात जो है ऋणात्मक होना चाहिए, जो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। जब भी चरों की घात की बात की जाएगी वो पॉजिटिव होना चाहिए। इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। पॉजिटिव में क्या होता है, चरों की घात की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऋणात्मक ना हो, इसमें एक कंडीशन होता है कि पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव में कैसा होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या जिसका कलेक्शन 0 से स्टार्ट होता है और ये ऐसे बढ़ते बढ़ते इन्फिनाइट तक जाता है। तो ये संख्या अगर चरों की घात में हो तो ही ये एक बहुपद का निर्माण करता है। पूर्ण संख्या का कंडीशन है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अगर 2x की बात की जाए तो हाँ क्या है कि एक पदी है, तो हम जानते हैं कि एक पद जो होता है सो बहुपद के अंतर्गत आता है। यहाँ क्या दो पद है, दो पद में क्या कंडीशन है कि यहाँ का जो x का जो पावर है, जो आने की जो घात जो है चर, यहाँ x जो है, x चर का जो घात है सो 2 है। यहाँ चर की घात जो 2 है, और 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है, इसलिए ये बहुपद के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार इसमें भी क्या है कि 3 पावर जो 3 और 2 है वो सारे पूर्ण संख्या हैं, इसलिए सारे ये पूर्ण संख्या, ये बहुपद के अंतर्गत आएंगे। लेकिन इस एग्जाम्पल की बात करें अगर, यहाँ y का पावर 1/2 है जो पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए इस टोटल जो एक्सप्रेशन है वो बहुपद नहीं है। इसी प्रकार इसकी बात करें तो x का जो पावर है सो -2 है। -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये एक्सप्रेशन वो बहुपद नहीं है। तो यहाँ से बहुपद का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। बहुपद का बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जो अलग अलग क्लासेस में स्टैंडर्ड बढ़ने पर इसका डेफिनेशन और वास्ट होता है। तो चलिए क्लास ख़त्म करते हैं।